ब्रिटेन के एक उपनिवेश से अमेरिका कैसे बना सुपर पावर। आज़ादी के 244 वर्षों में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अहम भूमिका निभाकर सुपर पावर की हैसियत हासिल की। अमेरिका का विश्व मानचित्र पर उभर कर आना एक एक्सीडेंटल घटना है, लेकिन ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद वो सभी यूरोपियन देशों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से विश्व मंच पर उभरने सामने आया है। आज़ादी के बाद से ही अमेरिका का नीति विस्तारवाद की रही है। इस सोच के दम पर ही अमेरिका आज सुपर पावर है। इसकी इस हैसियत को चीन ने चुनौती दी है, लेकिन सुपर पावर की जिम्मेदारी चीन उठा पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर दुनिया के देशों में अभी से भ्रम की स्थिति है। ऐसा इसलिए कि अभी से चीन की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका का उदय एक्सीडेंटल क्यों? दरअसल 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में समुद्री यात्रा पर निकले थे। बताया जाता है कि पहले 2 हफ्ते उन्हें भूमि कहीं नजर नहीं आई, मगर जब वह भूमि पर पहुंचे तो उन्हें लगा उन्होंने इंडिया को खोज लिया है। पर उन्होंने भारत को नहीं, बल्कि गलती से अमेरिका को खोज निकाला। इस घटना ने ही अमेरिका का परिचय यूरोपियन यूनियन से कराया। यूरोपियन देश अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने की होड़ चलती रही। अंत में इंग्लैंड अमेरिका को गुलाम बनाने में सफल हुआ। इंग्लैंड ने भी भारत की तरह अमेरिका का भी बुरी तरह से आर्थिक शोषण किया, मगर 1773 ईस्वी में महान जॉर्ज वाशिंगटन जी के नेतृत्व में अमेरिका 13 बस्तियों ने आज़ादी की घोषणा कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूट कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आज का टॉपिक है अमेरिका कैसे बना सुपर पावर। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस आज़ादी को पूर्ण मान्यता 4 जुलाई 1776 में मिली और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। इस नव स्वतंत्र देश ने 19वीं सदी के अंत तक अपनी सीमाओं का विस्तार जारी रखा और आधुनिक अमेरिका अस्तित्व उभर कर सामने आया। आबादी के मामले में भी आज अमेरिका चीन और भारत के बाद लगभग बड़ा देश है। विश्वव्यापी नेटवर्क। अमेरिका एकमात्र देश है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभावी नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। आर्थिक दृष्टि में भी अमेरिका आज नंबर 1 है। विवाद की स्थिति में अमेरिका दुनिया भर में फैले अपने सैन्य अड्डों के जरिए ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में है। परमाणु बमों की तकनीकी सबसे पहले हासिल कर उसने दुनिया के देशों पर अपनी अलग छवि बनाई। आज भी दुनिया के सभी विवादित मुद्दों पर अमेरिका हावी है और उसकी सहमति के बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो चाइना हो, आदि में से कोई भी क्यों ना हो, अमेरिका हर जगह हावी दिखाई देता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चीन और रूस ने उसे नए सिरों से चुनौती देने की कोशिश की है। कहा जाता है कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति अपने देश के बारे में 50 साल आगे की सोचता है ताकि उसकी संतति सुरक्षित रह सके। उसका उल्लेख फारेड जाकरिया की पुस्तक
फ्रॉम वेल्थ टू पावर में भी मिलता है। जकारिया अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अमेरिकी नेतृत्व दूरदर्शी सोच रखता है। वो वैश्विक व्यवस्था को लीड करने की सोच पर आधारित है। 1776 में आज़ादी के बाद उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर नेतृत्व देने के लिए उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। यह वैश्विक व्यवस्था को लीड करने की सोच पर आधारित है। दुनिया को बेहतर नेतृत्व देने के लिए उसने एक तरह से अध्यचित शासन व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अहम निर्णय लेने के सक्षम बनाया। दोस्तों, यहाँ पर बिफोर 1914 टू 1918 यानी आप कह सकते हो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले एक तरह से यूरोपियन संघ का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद यूरोपियन संघ का एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डगमगा गया और इससे तो अमेरिका को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका ने इन यूरोपियन संघ में जितने भी देश हैं उनको एक तरह से मदद करने की एक तरह से ठान ली। दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उनमें से कुछ कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये देश शामिल थे और ये लोग विश्व युद्ध कर रहे थे। यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ था। आफ्टर दिस द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वेयर क्लोज्ड इन ऑल दिस कंट्रीज, और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसके वजह से जितने भी उन देश के इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज थे, या फिर कोई भी ऑफिशियल कार से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो सभी बंद कर दिए गए थे। और बंद होने के बाद अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसने उसे मदद करने की गुहार लगाई। अमेरिका हैड स्टार्टेड कनेक्टिविटी विद सेवरल कंट्रीज, और अमेरिका ने उन सभी देशों से एक तरह से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया और इससे अमेरिका का एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार आने लगा। America's economic condition and dollar currency started recovering very fast. Goods were being supplied from America to other countries because during the First World War, the economic condition of Europe countries had deteriorated. तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका ने बहुत सारे जितने भी सामान हो वो सामान को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसके वजह से एक तरह से अमेरिका का जितना भी इकोनॉमिक कंडीशन हो वो बहुत ही ज़्यादा सुधरने लग गया। Due to this, money started coming to America and America's economic condition started changing and currency of dollar also started rising. तो डॉलर का जो भी करेंसी है वो भी एक तरह से बढ़ना स्टार्ट हो गया। Although America also faced a crisis around 1930. 1930 के आसपास अमेरिका को भी एक संकट आई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक तरह से हथियारों का इंपोर्ट करना जारी रखा। सेकेंड विश्व युद्ध की एक तरह से तैयारी शुरू हो रही थी और सेकेंड विश्व युद्ध होने से पहले अमेरिका ने कई हथियारों को बेचना चालू किया और इसके वजह से आप कह सकते हो अमेरिका का फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज हेल्ड बिटवीन 1913 टू 1945। सेकेंड विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ था। द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944 एट द माउंट वाशिंगटन होटल, ब्रिटेन वुड। एक तरह से यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे हम एक तरह से ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते थे और ये जुलाई 1944 में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस का होने का मकसद ये था दोस्तों कि जो सेकंड विश्व युद्ध में जितने भी यूरोपियन संघ के कंट्री थे उनकी अर्थव्यवस्था में जितने भी एक तरह से आप कह सकते हो कमी आई थी तो उससे उन्हें एक तरह से निपटना था। तो इसी अर्थव्यवस्था को निपटने के लिए ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को खोला गया था। आफ्टर दैट यूएस इन्वेस्टेड इन क्रूड ऑयल। उसके बाद अमेरिका ने कच्चे तेल में भी निवेश करना चालू कर दिया और फिर उसने एक तरह से गैट और WTO
का एक तरह से उद्घाटन किया। तो ये एक ऐसी संस्था है जैसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, मतलब इसमें एक तरह से आप कह सकते हो अमेरिका ये चाहता था कि कोई भी देश जो है, कोई भी बिज़नेस को अपने देश में ही नहीं बल्कि वो ग्लोबली करे, यानी इंटरनेशनली करे। जिससे कि एक तरह से सभी देशों का एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन जो है, एक तरह से सुधर सके। इसी चीज़ को अमेरिका ने जारी रखा और इसी गैट को इसने बदल करके डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर 1947 द डॉलर रोज इवन मोर रेपिडली। और 1947 के बाद, जैसा कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद अमेरिका का जो डॉलर करेंसी था वो और भी तेज़ी से उभरने लगा। कंपनीज दैट इंक्रीज अमेरिकन जीडीपी: गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इंटेल, टेस्ला, एप्पल, वॉलमार्ट, हैथवे एंड फोर्ड मोटर। वर्ल्ड जीडीपी इज $80 ट्रिलियन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अमेरिका जीडीपी इज $21.43 ट्रिलियन। आप जानते हो दोस्तों कि एक तरह से वर्ल्ड का जो जीडीपी है $80 ट्रिलियन है, और मैं आपको बता दूं एक तरह से अमेरिका का जो जीडीपी है वो $21.43 ट्रिलियन है। और यहाँ पर यूरोप का जो जीडीपी है वो $18.3 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिका से कम है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूरोप में कई देश आते हैं, जिससे इस जीडीपी में अमेरिका उससे आगे निकला हुआ है। वेयर चाइना जीडीपी इज $14.34 ट्रिलियन। और जहाँ तक आप इंडिया का जीडीपी देखोगे तो $2.87 ट्रिलियन। और पाकिस्तान का जीडीपी की अगर बात करोगे तो 0.27 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हो सभी देशों का जीडीपी, आप देख सकते हो कि अमेरिका कहाँ पर है, $21.43 ट्रिलियन। तो इसी की वजह से अमेरिका जो इकोनॉमी कंडीशन, यानी आप कह सकते हो एक तरह से ये सुपर पावर कहलाता है। अमेरिका यहाँ तक ऐसा ही नहीं है, ये एक तरह से अपना जितना भी मिलिट्री पावर है, मिलिट्री में भी ये सबसे ज़्यादा आगे है। परमाणु बम बनाने में या फिर हथियार हथियार में आप कह सकते हो। तो जितने भी फोर्सेस हो गए तो इन सभी में अमेरिका बहुत ही आगे है। तो यही वो रीजन है जिसके वजह से अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। अगर एस्टिमेट करोगे आप सोशल मोबिलिटी की, सोशल मोबिलिटी कहने का मतलब दोस्तों, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक जगह पर रह रहा है और उस जगह पे अगर वो संतुष्ट नहीं है, अगर वो बढ़िया से इनकम को नहीं कमा पाता है, तो वो दूसरी जगह जा कर के अगर वो इनकम जनरेट करता है या फिर कुछ नया पोस्ट में अपना अपना पोस्ट बदल लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट जो है एक तरह से सोशल मोबिलिटी में बदल गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एस्टिमेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट लो सोशल मोबिलिटी, जहाँ पर लो सोशल मोबिलिटी हुआ है। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा चाइना है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी है। ये रैंकिंग है। मतलब आप कह सकते हो एस्टिमेट अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ लो सोशल मोबिलिटी। यहाँ पर सोशल मोबिलिटी बहुत ही कम हुआ है। मतलब चाइना का लोग जो हैं, जितने भी चाइना पीपल हैं, मतलब कह सकते हो एग्जांपल दे करके मैं समझाता हूँ कि वहाँ के लोग दूसरे देश में जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर उनके लिए रोज़गार ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होने की वजह से वो वहीं पर काम करते हैं। क्योंकि आप जानते हो चाइना का इकोनॉमी कंडीशन बहुत ही अच्छा है। तो आप चाइना का ये देख सकते हो। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करोगे, तो वो सेकंड पे है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी। तो इसी के साथ आप इसमें इंस्टाग्राम में जाएँ, फेसबुक में जाएँ, टेलीग्राम में जाएँ, यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन हो वो आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।